नमस्कार साथियों, दिव्य विज्ञान के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है गिरीश मिश्रा और आप देख रहे हैं सहायक अध्यापक एलटी पर आधारित हमारी विशेष सीरीज, जिसका आज का टॉपिक है शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान, एक्शन रिसर्च इन एजुकेशन। साथियों, ये क्रियात्मक अनुसंधान जो हम आज टॉपिक लेके आए हैं, बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारी एलटी भर्ती परीक्षा के लिए, हमारी लेक्चरर भर्ती परीक्षा के लिए, और आप जितने भी एलटी के पेपर में बैठने वाले जो कैंडिडेट्स हैं और यहाँ पर जो सीटेट यूटेट एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान। क्योंकि अनुसंधान तो जो है हर कोई किसी न किसी लेवल पर करता रहता है। एक जो है मौलिक अनुसंधान भी होते हैं, हमारे क्रियात्मक अनुसंधान भी होते हैं, हमारे जो उच्च स्तर वाले अनुसंधान भी होते हैं। तो पर्टिकुलर हम विद्यालय में हैं अगर शिक्षक, तो विद्यालय में किस प्रकार के अनुसंधान होते हैं उसी से संबंधित है शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान। तो आज हम इसी पर बात करने वाले हैं, क्रियात्मक अनुसंधान पर। इससे संबंधित हम परिभाषाएं देखेंगे, इसकी कुछ विशेषताएं देखेंगे, इसके उद्देश्य देखेंगे, इसके प्रकार देखेंगे, और साथ में इससे संबंधित हम 20 से 25 महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जो है आज का सेशन होने वाला है। तो आप जो है देखिएगा इसे और अपने साथियों को भी इसके बारे में बताइएगा, ज़रूर शेयर करिएगा इस वीडियो को। चलो देखते हैं, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान। तो दोस्तों, सबसे पहले इसमें व्हाट इज एक्शन रिसर्च, यानी क्रियात्मक अनुसंधान क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले जो ये क्रियात्मक अनुसंधान शब्द है, एक्शन रिसर्च शब्द है, इसको सबसे पहले देने का श्रेय जाता है स्टीफन एम कोरी को। जो स्टीफन एम कोरी है, इन्होंने ही सर्वप्रथम क्या दिया था, इन्होंने जो है शब्द दिया था एक्शन रिसर्च, जिसे हम क्रियात्मक अनुसंधान कह रहे हैं। और इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने इसके बारे में क्या कहा था, सबसे पहले उन्होंने कहा था द प्रोसेस बाय विच practitioner attempt to study their problem scientifically in order to guide, correct the evaluate their decision and action is called as action research। यानी कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा प्रैक्टिशनर यानी जैसे जो छात्र अध्यापक होते हैं या फिर जो अध्यापक होते हैं, अपनी समस्याओं का वैज्ञानिक विधियों से अध्ययन करने का प्रयास करते हैं, जिससे अपने निर्णयों और कार्यों का मार्गदर्शन, सुधार और मूल्यांकन किया जा सके, उसे क्रियात्मक अनुसंधान कहा जाता है। तो कहने का मतलब है, जो कौन होते हैं, प्रैक्टिशनर होते हैं, यानी कि जो छात्र अध्यापक होते हैं या अध्यापक होते हैं, वो अपनी समस्याओं का कैसे अध्ययन करते हैं, वैज्ञानिक विधि से अध्ययन करते हैं और विधि से जो है अध्ययन करते हैं और उसे सही करने का प्रयास करते हैं, जिससे अपने निर्णयों और कार्यों का मार्गदर्शन है, सुधार है और मूल्यांकन है, उनको किया जा सके, और इन्हीं को क्रियात्मक अनुसंधान कहा जाता है। ठीक है, या फिर हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि क्रियात्मक अनुसंधान एक ऐसा अनुसंधान है जिसके द्वारा व्यवहारिक कार्यकर्ता वैज्ञानिक ढंग से अपनी समस्याओं का अध्ययन, अपने निर्णय व क्रियाओं में निर्देशन, सुधार और मूल्यांकन करते हैं। तो ये परिभाषा है स्टीफन एम कोरी की। तो एग्जाम में आ सकती है। पिछले बार एलटी भर्ती परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न आया था कि क्रियात्मक शोध का जो स्टेप होता है उसमें पहला स्टेप क्या है, तो उसमें इस तरीके का प्रश्न आया था, हम उस पर भी आएंगे। तो प्रथम स्टेप उसमें समस्या का चयन करना होता है। तो इस तरीके का पिछले बार प्रश्न पूछा गया था। तो हो सकता है इस बार उसकी परिभाषा से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है, या फिर ये पूछा जा सकता है कि जो क्रियात्मक अनुसंधान है, ये शब्द सर्वप्रथम किसने गढ़ा था या फिर किसने दिया था, तो या फिर इसके प्रतिपादक कौन थे। तो ये आ सकता है स्टीफन एम कोरी, और साथ में उसकी परिभाषा भी वो दे सकते हैं कि क्रियात्मक अनुसंधान की जो परिभाषा है स्टीफन एम कोरी ने वो क्या कहा था। तो ध्यान रखिएगा कि उन्होंने कहा था, क्या क्या था, दोबारा बता देता हूँ कि क्रियात्मक अनुसंधान एक ऐसा अनुसंधान है जिसके द्वारा व्यवहारिक कार्यकर्ता यानी कि जो टीचर होता है वैज्ञानिक ढंग से अपनी समस्याओं का अध्ययन करता है, और अध्ययन करने के पश्चात वो क्या करता है, अपने निर्णय व क्रियाओं में निर्देशन, सुधार और मूल्यांकन करता है। तो ध्यान रखना, 3 चीज़ें, अगर आपको पूरी परिभाषा याद नहीं भी करनी है तो आप 3 चीज़ें ध्यान रखना, मार्गदर्शन, सुधार और मूल्यांकन। 3 चीज़ें हैं, इन 3 चीज़ों को देने वाले हैं स्टीफन एम कोरी। क्योंकि परिभाषाएं आप पूरी याद भी नहीं रखते हैं तो उसके कीवर्ड याद रखिए कि स्टीफन एम कोरी ने क्या क्या 3 चीज़ें दे रखी है।
मार्गदर्शन, सुधार और मूल्यांकन। अगर ये 3 चीज़ें शब्द अगर किसी परिभाषा में आ रही हैं तो इसका मतलब वो स्टीफन एम कोरे द्वारा दी गई परिभाषा है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक परिभाषा दी है मैकग्राथ एंड अदर के द्वारा। इनकी भी बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि एक्शन रिसर्च इज ऑर्गेनाइज्ड इन्वेस्टिगेट एक्टिविटी एम्ड टुवार्ड्स द स्टडी एंड कंस्ट्रक्टिव चेंज ऑफ अ गिवन इंडिवियर बाय इंडिविजुअल्स और ग्रुप कंसर्न विद सच चेंज एंड इम्प्रूवमेंट। कहने का अर्थ है क्रियात्मक अनुसंधान संगठित अन्वेषणात्मक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य अध्ययन करना व रचनात्मक परिवर्तन लाना होता है उन्हीं व्यक्तियों व समूहों के द्वारा जो उस परिवर्तन व सुधार से संबंधित है। कहने का अर्थ है जो क्रियात्मक अनुसंधान है, ये क्या कह रहा है? एक प्रकार का संगठित और अन्वेषणात्मक प्रक्रिया, एक ऑर्गेनाइज्ड और रिसर्च से संबंधित प्रोसेस है जिसका उद्देश्य क्या है? रचनात्मक परिवर्तन लाना है, एक कंस्ट्रक्टिव चेंज लाना होता है और ये उन्हीं व्यक्तियों द्वारा लाया जाता है जो उस परिवर्तन व सुधार से संबंधित है। बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है। ध्यान रखना कि ये क्या कहते हैं, मैकग्राथ एंड अदर, ये कहते हैं कि क्रियात्मक अनुसंधान जो एक्शन रिसर्च है एक प्रकार का ऑर्गेनाइज्ड क्या है प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य क्या है? अध्ययन करना वो रचनात्मक परिवर्तन लाना होता है। और ये लाता कौन है? वही व्यक्ति लाते हैं जो उस परिवर्तन व सुधार से संबंधित होते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है। शिक्षा के क्षेत्र में अगर आप इसे कनेक्ट करेंगे तो क्रियात्मक अनुसंधान इस प्रकार की एक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य क्या होता है? रचनात्मक परिवर्तन या वांछनीय परिवर्तन लाना होता है जो किनके द्वारा किया जाता है? शिक्षक द्वारा किया जाता है। तो ये परिभाषा है मैकग्राथ और अदर की, आ सकती है एग्जाम में, आप इसे ध्यान रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नहीं कहेंगे, अगली परिभाषा है सीवी गुड की। ठीक, ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि एक्शन रिसर्च इज रिसर्च यूज्ड बाय टीचर्स, सुपरवाइजर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ दियर डिसीजन एंड एक्शन। तो देखो बहुत महत्वपूर्ण है जो एक्शन रिसर्च, ये कहते हैं कि एक्शन रिसर्च सिर्फ टीचर नहीं करता है, टीचर के साथ सुपरवाइजर, जो स्कूल के सुपरवाइजर होते हैं वो हो सकते हैं और एडमिनिस्ट्रेटर्स हो सकते हैं जो वहाँ जो है उस एडमिनिस्ट्रेशन, स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हैं वो हो सकते हैं। तो उनके द्वारा किया जाने वाला एक रिसर्च है टू इम्प्रूव, क्या करने के लिए? इम्प्रूव करने के लिए द क्वालिटी ऑफ दियर डिसीजन एंड एक्शन। यानी कि जो भी शिक्षा से संबंधित जो भी काम है, जो भी समस्याएं हैं उनमें इम्प्रूवमेंट लाना, उनकी क्वालिटी में इम्प्रूव लाना, जो वहाँ डिसीजन लिए जा रहे हैं उनमें इम्प्रूवमेंट लाना और उस इम्प्रूवमेंट लाने के लिए फिर एक्शन करना, ये सभी क्या हैं? एक्शन रिसर्च के अंतर्गत आते हैं। यानी कि अपने निर्णयों व कार्यों की गुणवत्ता सुधारने के लिए शिक्षकों व प्रशासकों द्वारा प्रयुक्त शोध क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है। तो जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है, अगर आपकी कक्षा में जैसे कोई मूलभूत जो है समस्या है, कैसी समस्या है? मान लो क्लास 5th के बच्चों को जो है पहाड़े नहीं आ रहे हैं, तो ये एक जेन्युइन समस्या है, क्लास की समस्या। तो उसके लिए आप क्या जो है कुछ काम कर सकते हैं? टीचर क्या काम कर सकता है उसके लिए? तो टीचर अपने स्तर से करेगा, ठीक है, वो ऐसा काम करेगा वो जो है जिन बच्चों को नहीं आ रहा तो उनको देखेगा कि उनमें किस प्रकार की व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, उनका मानसिक स्तर क्या है, क्या समस्या उन्हें जो है पढ़ाई के दौरान आ रही हैं, क्या उनके घर का माहौल है। तो उसके आधार पर वो क्या करेगा? कुछ प्लान बनाएगा, कुछ रिसर्च करेगा, उसके आधार पर वो समस्या का समाधान करता है। इसी प्रकार एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे होता है, यानी कि क्लास के साथ साथ जैसे कोई टीचर है, मान लो टीचर जो है क्लास में नहीं पढ़ा रहा है, ठीक है, नहीं पढ़ा रहा, क्यों नहीं पढ़ा रहा है, उस पर वो एक्शन रिसर्च जो है उसके एडमिनिस्ट्रेटर कर सकते हैं, सुपरवाइजर कर सकते हैं। तो कहने का अर्थ है कि जो सीवी गुड कहते हैं वो कहते हैं कि अपने निर्णयों व कार्यों की गुणवत्ता सुधारने के लिए शिक्षकों व प्रशासकों द्वारा प्रयुक्त शोध क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है। तो ध्यान रखना जो क्रियात्मक शोध है ये सिर्फ शिक्षक नहीं करता है, उसके साथ साथ कौन करते हैं? उसके साथ साथ करते हैं प्रशासक करते हैं और जो पर्यवेक्षक होते हैं स्कूल के वही करते हैं। यानी कि कहने का मतलब है स्कूल से जुड़े हुए सभी जो वहाँ पर काम करने वाले लोग होते हैं, स्कूल से संबंधित शिक्षक हो सकते हैं, उसमें कर्मचारी हो सकते हैं, प्रिंसिपल हो सकते हैं या फिर प्रबंधक समिति के लोग हो सकते हैं। तो उनके द्वारा किया गया शोध स्कूल की समस्याओं से संबंधित जो शोध है उसी को हम क्रियात्मक अनुसंधान कहते हैं। ये परिभाषा कहते हैं सीवी गुड। आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार क्रियात्मक अनुसंधान एक परिभाषा और है
तो ये अब क्रियात्मक ये पर्टिकुलर किसी ने दी नहीं है, तो ये सिंपल समझने के लिए है क्रियात्मक अनुसंधान क्या है। क्रियात्मक अनुसंधान वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से अनुसंधानकर्ता अपने निर्णयों एवं कार्यों को स्वनिर्देशित यानी सेल्फ डायरेक्टेड करने, सुधारने एवं मूल्यांकन करने के उद्देश्य से समस्याओं का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करने का प्रयास करती है। यानी कि क्रियात्मक अनुसंधान एक प्रकार की प्रोसेस है जिसके माध्यम से जो अनुसंधान, जो रिसर्च करने वाला होता है, अपने निर्णय जो डिसीजन लेता है एवं कार्यों को स्वनिर्देशित, अपने से ही निर्देशित करता है, बाहर से कोई उसे निर्देशित नहीं करेगा। सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं, वो नियम भी खुद ही बनाएगा, उसके स्टेप भी खुद ही बनाएगा। तो स्वनिर्देशित करने, सुधारने, उसमें इम्प्रूवमेंट लाने एवं मूल्यांकन करने, यानी जो उसने एक्शन रिसर्च किया हुआ है अपना, उसमें जो क्या है वो लास्ट में एवल्यूशन तो करेगा, वो रिजल्ट क्या निकला है, क्या उससे सुधार हुआ है या नहीं हुआ है। तो मूल्यांकन करने के उद्देश्य से समस्याओं का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करने का प्रयास करते हैं, इसी को क्रियात्मक अनुसंधान कहते हैं। इसी प्रकार अब क्रियात्मक अनुसंधान कितने प्रकार के होते हैं, ठीक। देखिए, क्रियात्मक अनुसंधान होता है, पहला है व्यक्तिगत क्रियात्मक अनुसंधान, इंडिविजुअल एक्शन रिसर्च। अगर किसी एक व्यक्ति से संबंधित समस्या है और उसे जो है पर्टिकुलर सॉल्व किया जा रहा है तो उसे व्यक्तिगत क्रियात्मक अनुसंधान कहते हैं। दूसरा होता है ये भी हो सकता है, और साथ में व्यक्तिगत यानी कि किसी एक व्यक्ति द्वारा अगर किया जा रहा है तो उसे भी व्यक्तिगत क्रियात्मक अनुसंधान कहते हैं। दूसरा है कोलैबोरेटिव एक्शन रिसर्च यानी सहयोगात्मक क्रियात्मक अनुसंधान, ऐसा अनुसंधान जिसमें जो है जैसे टीचर आपस में सहयोग करके अगर किसी क्रियात्मक अनुसंधान को कर रहे हैं तो उसे सहयोगात्मक क्रियात्मक अनुसंधान कहा जाता है। इसी प्रकार स्कूल वाइड एक्शन रिसर्च यानी कि स्कूल व्यापी क्रियात्मक अनुसंधान, स्कूल स्तर पर जो क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है जिसमें स्कूल के जो है सभी कर्मचारी जो है, शिक्षक, प्रशासक जो होते हैं, सबकी सहायता से अगर कोई क्रियात्मक अनुसंधान किया जा रहा है तो उसे स्कूल व्यापी क्रियात्मक अनुसंधान कहेंगे। और अगला है इसमें डिस्ट्रिक्ट वाइड यानी कि जिला व्यापी क्रियात्मक अनुसंधान, यानी कि डिस्ट्रिक्ट वाइड है यानी कि जिला स्तर पर जो क्रियात्मक अनुसंधान हो रहे हैं। एक ध्यान रखिएगा, जो क्रियात्मक अनुसंधान होता है ये जो है इसका जनरलाइजेशन आप नहीं कर सकते हैं। जनरलाइजेशन नहीं कर सकते हैं कहने का मतलब है कि ये हर जगह की समस्या को सॉल्व करने के लिए नहीं होता। एक पर्टिकुलर स्कूल की समस्या सॉल्व करने के लिए है या एक पर्टिकुलर क्षेत्र की समस्या सॉल्व करने के लिए। आप इसे जैसे जिला है तो ऐसा नहीं कि आप राष्ट्रीय स्तर पर कर देंगे या पूरे विश्व स्तर पर कर देंगे। ये पर्टिकुलर इसके क्या होते हैं, कुछ लिमिटेशन होती है, तभी ये क्रियात्मक अनुसंधान है, नहीं तो मौलिक अनुसंधान या फिर वो जो बड़ा रिसर्च में आ जाएगा वो। तो क्रियात्मक अनुसंधान के जनरली 4 प्रकार होते हैं और कुछ प्रकार और भी होते हैं, जैसे निदानात्मक होता है क्रियात्मक अनुसंधान, प्रयोगात्मक होते हैं, मूलभूत होते हैं, संभागी होते हैं। तो इस प्रकार के क्रियात्मक अनुसंधान भी होते हैं। तो अलग अलग प्रकार के होते हैं, किसी ने 4 जो है इंडिविजुअल दे रखा है, सहयोगात्मक दे रखा है और जिला स्तर पर दिया है, स्कूल स्तर पर दिया। तो 4 टाइप के इस प्रकार से दिए हैं। और जो है इस प्रकार के भी होते हैं कि निदानात्मक क्रियात्मक अनुसंधान जो है क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा आप निदानात्मक चीज़ें कर रहे हैं, प्रयोगात्मक तरीके से उसे कर रहे हैं, मूलभूत तरीके से कर रहे हैं, संभागी तरीके से कर रहे हैं। तो ये 4 प्रकार और भी होते हैं क्रियात्मक अनुसंधान के प्रकार। तो ध्यान रखिएगा, वैसे प्रकार के बारे में नहीं बोलेगा क्योंकि वो अपने स्तर से किए जाते हैं, तो आप जो है अलग अलग तरीके से उन्हें देख सकते हैं। ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि 4 प्रकार हमने पहले बताया, इंडिविजुअल एक्शन रिसर्च, कोलैबोरेटिव एक्शन रिसर्च, स्कूल वाइड एक्शन रिसर्च और डिस्ट्रिक्ट वाइड एक्शन रिसर्च। और उसके साथ साथ होते हैं निदानात्मक, संभागी, मूलभूत और प्रयोगात्मक क्रियात्मक अनुसंधान। तो इस पर आप ध्यान दीजिएगा। अगला है इसमें इसके उद्देश्य क्या होते हैं, जो क्रियात्मक अनुसंधान इसके उद्देश्य क्या होते हैं। इसके उद्देश्यों में है कार्यप्रणाली में सुधार लाना, यानी कि किसकी कार्यप्रणाली, हम स्कूल की बात करेंगे तो स्कूल में जो क्रियाकलाप हो रहे हैं उनकी प्रणालियों में, उनकी प्रोसेसिंग में क्या लाना है, सुधार लाना है, इनमें इम्प्रूवमेंट करना है। संबंधित अध्यापक तथा अन्य कर्मचारियों की कार्य क्षमता में वृद्धि करना। देखो, क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा सिर्फ हम जो बच्चे पर ही ध्यान नहीं देना है, हमने संबंधित अध्यापक देना है पर ये ध्यान देना है, उस स्कूल के कर्मचारियों पर ध्यान देना है और उनकी कार्य क्षमता में वृद्धि करना, जो उनकी एफिशिएंसी है यानी कि जो कार्य करने की क्षमता है उसमें किस तरीके से हम वृद्धि कर सकें, तो उसके लिए भी क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। ये उसका उद्देश्य भी होता है। इसी प्रकार विद्यालय की परिस्थिति में सुधार करना। देखिए, सुधार करना हमेशा, चाहे कितना भी अच्छा विद्यालय हो उसमें हमेशा सुधार की गुंजाइश बनी रहेगी और वो सुधार लाया जाता है एक्शन रिसर्च की सहायता से। ऐसे ही नहीं आ जाता अपने आप नहीं आ जाता है। कितना भी अच्छा विद्यालय अगर आप उसमें लगातार
इम्प्रूवमेंट नहीं करेंगे तो धीरे धीरे क्या होगी, उसकी एफिशिएंसी कम होती रहेगी, वो जो है उसका लेवल कम होता रहेगा। और कितना भी बेकार विद्यालय है, यानी उसकी व्यवस्थाएं कितनी भी खराब हैं, अच्छे एक्शन रिसर्च करके उसमें आप मूलभूत आवश्यकताओं पर जो है क्रियात्मक शोध करके आप उसकी एफिशिएंसी को बढ़ा के उसे अच्छे विद्यालय की श्रेणी में ला सकते हैं। इसी प्रकार विद्यालय कार्यक्रमों को अधिक प्रभावी बनाना। तो विद्यालय कार्यक्रम क्या होते हैं, जैसे ही हम विद्यालय में जाते हैं तो सर्वप्रथम प्रार्थना सभा से लास्ट में छुट्टी तक तो जो जो क्रियाकलाप होते हैं उससे संबंधित जितने भी कार्यक्रम स्कूलों में हो रहे हैं, चाहे वो प्रार्थनाएं हो रही हैं, चाहे वो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं, डिबेट्स हो रहे हैं, बहुत चीज़ें होती हैं, प्रयोगात्मक कार्य होते हैं, सांस्कृतिक कार्य होते हैं, जितने भी कार्य होते हैं इनको जो है क्रियात्मक शोध के द्वारा प्रभावी बनाया जाता है, इफेक्टिव बनाया जाता है। तो क्रियात्मक अनुसंधान के उद्देश्य जो है आप देखिएगा, सबसे पहले कार्य प्रणाली में सुधार करना, संबंधित अध्यापक तथा अन्य कर्मचारियों की कार्यक्षमता में वृद्धि करना, विद्यालय की परिस्थितियों में सुधार लाना और विद्यालय कार्यक्रमों को और अधिक प्रभावी बनाना क्रियात्मक अनुसंधान के मुख्य उद्देश्य हैं। उद्देश्य और भी होते हैं, ये मुख्य उद्देश्य हैं। आगे बढ़ते हैं, क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषताएं। अब इसकी विशेषताएं क्या हैं, देखिए इसकी विशेषताओं में आता है अनुभविक अनुसंधान के आधार पर, यानी कि जो रिसर्च है वो अनुभव के आधार पर भी इसमें किया जाता है। एक प्रकार का अनुप्रयुक्त अनुसंधान है, अनुपयोगी अनुसंधान है, स्थानीय समस्याओं का मूल्यांकन करने में सहायक होता है, तत्कालिक समस्याओं का समाधान देता है, उद्देश्य प्रकृति में उद्देश्य, यानी कि इसके क्या बोलते हैं उद्देश्य जो है क्या बोलते हैं इसकी प्रकृति ही है अपने आप में उद्देश्य होती है, यानी कहने का मतलब है जो क्रियात्मक अनुसंधान है इसकी प्रकृति होती है उद्देश्यात्मक, यानी कि कहने का ऐसा ही है प्रकृति, यानी जैसे हमारी मनुष्य की प्रकृति होती है कि दया, धर्म, ठीक है, दान, ये प्रकृति हो सकती है मनुष्य की। इसी प्रकार क्रियात्मक अनुसंधान की प्रकृति में उद्देश्य निहित होता है, यानी बिना उद्देश्य का आप जो है कोई भी क्रियात्मक अनुसंधान नहीं कर सकते हैं, यानी कि उद्देश्य ओरिएंटेड, यानी कि ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड होता है नेचर में कौन, क्रियात्मक अनुसंधान, या फिर कह सकते हैं एम ओरिएंटेड होता है क्रियात्मक अनुसंधान, ठीक है, उसका जो नेचर होता है वो एम ओरिएंटेड होता है या ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड होता है। अगला है स्थानीय आबादी तक सीमित। देखो मैंने आपको पहले भी बताया था जो क्रियात्मक अनुसंधान है वो बड़ी आबादी के लिए नहीं होता है, हमेशा छोटी आबादी के लिए ही होगा, स्थानीय समस्याओं का ही उसमें सॉल्यूशन होता है। ऐसा नहीं कि वो यूनिवर्सलाइजेशन कर सकते हो कि वो समस्या यहाँ की भी है तो हो सकता है वो जो है यहाँ बिहार की भी हो या फिर यहाँ तमिलनाडु की है या फिर पाकिस्तान की हो या फिर अमेरिका की हो, ऐसा नहीं होता, ये स्थानीय समस्याएँ होती है। आप जो स्कूल स्तर तक सीमित रख सकते हैं, अपने क्षेत्र स्तर तक ही उसे सीमित कर पाते हैं। अगला है चक्रीय प्रक्रिया। चक्रीय प्रक्रिया का मतलब देखो आप जो है कोई भी क्रियात्मक अनुसंधान करेंगे, अभी हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें एक साइकिल बनता है, ठीक, ऐसा नहीं कि आपने क्रियात्मक अनुसंधान किया, ठीक, वो पूरा हो गया, हो सकता है उसका बेहतर परिणाम ना निकले तो आप दोबारा से उस प्रोसेस में आएंगे, फिर से योजना बनाएंगे, फिर से उसमें क्रियान्वयन करेंगे, उसमें क्या क्या स्टेप आप रखते हैं वो सभी को करेंगे, तो एक प्रकार की चक्रीय प्रक्रिया होती है। तो चक्रीय प्रक्रिया के अंतर्गत जो है आप देखते हैं कि मूल्यांकन करते हैं और मूल्यांकन करने के बाद दोबारा से उस क्रियात्मक अनुसंधान की ओर जाते हैं। इसी प्रकार दायरा व्यापक है, ठीक है। अब ये दायरा व्यापक का मतलब है, इसका मतलब ये नहीं है कि क्या बोलते हैं आप जो है बहुत बड़े क्षेत्र में आप कर लें, इससे आप अंदर जाए, इसकी गहनता ज़्यादा होती है। मतलब कहने का मतलब जैसे अब चक्रीय प्रक्रिया हम कह रहे हैं कि जैसे मान लो हमने जो है किसी भी समस्या को देखा, उसके 40% जो है हमने उसके लक्ष्यों को प्राप्त कर दिया, फिर अब अगले वाले लक्ष्य में आप उसकी और गहनता से अंदर जाएंगे और उसके लक्ष्य को और जो है बढ़ाएंगे उसके बाद। तो इस प्रकार वो व्यापक स्तर में होता है, बड़े स्तर पर नहीं होता है, बल्कि जो समस्या है उसकी गहनता से संबंधित है व्यापकता। इसमें स्वभाव में लचीला होता है। स्वभाव में लचीला का आशय क्या हुआ, लचीलापन जो है आप जो है किसी भी समय जो है इसमें जो है ऐसा नहीं है कि क्या एक ही लीक पर चलते हुए काम कर रहे हैं, आप चाहे तो स्थिति के अनुसार अपने को परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये होगी इसकी क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषताएं। इसी प्रकार है जो क्रियात्मक अनुसंधान होता है और जो मौलिक अनुसंधान होता है, उन दोनों में अंतर क्या है या फिर समानताएं क्या हैं। आप जैसे जो क्रियात्मक अनुसंधान, क्योंकि रिसर्च के बारे में सबने सुना है, तो ये क्रियात्मक अनुसंधान बाकी के अनुसंधान से किस प्रकार भिन्न है और किस प्रकार वो उनमें समानता उनमें एक जैसी होती है। देखिए तो दोनों में क्या होती है, समस्याएं होती हैं। समस्याएं जो क्रियात्मक अनुसंधान में भी होंगी और मौलिक अनुसंधान में भी होंगी।
क्रियात्मक अनुसंधान में समस्या का रूप संकुचित होता है। मैंने क्या कहा, समस्या का रूप इसमें क्या होगा, संकुचित होगा। कक्षा में विषय तथा विद्यालय तक सीमित होता है। समस्या का व्यावहारिक रूप होता है इसमें। और जबकि मौलिक अनुसंधान में समस्या का रूप व्यापक होता है और मौलिक होता है, इसका उद्देश्य सैद्धांतिक होता है। देखो, क्रियात्मक अनुसंधान प्रकृति में व्यवहारिक है, ठीक है, और जबकि मौलिक अनुसंधान जो है सैद्धांतिक रूप में होता है, इसकी प्रकृति सैद्धांतिक होती है। इसी प्रकार समस्या का बाह्य मूल्यांकन नहीं किया जाता है क्रियात्मक अनुसंधान में, जबकि मौलिक अनुसंधान में समस्या का बाह्य मूल्यांकन किया जाता है। दोनों में ही परिकल्पनाएं होती हैं, यहाँ भी आपको परिकल्पना करनी पड़ेगी, वहाँ भी परिकल्पना करनी पड़ेगी। यानी क्रियात्मक अनुसंधान में भी परिकल्पना की जाती है और मौलिक अनुसंधान में भी परिकल्पना की जाती है। क्रियात्मक अनुसंधान में परिकल्पनाओं का प्रतिपादन कारणों के विश्लेषण पर आधारित होता है, जबकि मौलिक अनुसंधान में परिकल्पनाओं का प्रतिपादन पूर्व शोध के निष्कर्ष पर, सिद्धांतों पर, अनुभवों पर आधारित होता है। इसी प्रकार क्रियात्मक अनुसंधान में एक समय में एक कल्पना का ही सत्यापन किया जाता है, जबकि मौलिक अनुसंधान में सभी परिकल्पनाओं का सत्यापन एक साथ होता है। दोनों में ही रूपरेखाएं बनाई जाती हैं और दोनों जो है क्रियात्मक अनुसंधान में क्रिया की रूपरेखा क्या होती है, लचीली होती है। शोधकर्ता को विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। क्रियात्मक अनुसंधान करने के लिए पर्टिकुलर आपको कोई जो है ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत नहीं है, जबकि मौलिक अनुसंधान की रूपरेखा लचीली नहीं होती है। आपको एक लीक में चलना ही पड़ेगा कि ऐसे इन स्टेप को जो है अपनाना है, आपने जो है ये आपने करना ही पड़ेगा और इसमें पर्टिकुलर ट्रेनिंग की आवश्यकता होगी, क्योंकि अगर ट्रेनिंग नहीं होगी तो व्यक्ति अपनी जो है लीक से हट जाएगा। इस प्रकार क्रियात्मक अनुसंधान और मौलिक अनुसंधान में अंतर पाया जाता है, ठीक है। अब इसके चरण क्या होते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है। पिछले बार एलटी भर्ती परीक्षा में इसका जो है चरण पूछे गए थे, किसके, क्रियात्मक अनुसंधान की। तो सबसे पहले आप क्रियात्मक अनुसंधान के लिए क्या करते हैं, समस्याओं की पहचान करते हैं, यानी कि समस्याओं का चयन सबसे पहले करते हैं। उसके बाद आप करते हैं समस्या को परिभाषित व सीमांकन करना, ठीक है। समस्या को परिभाषित करते हैं और उसका सीमांकन करते हैं, या फिर हम इसे कह सकते हैं कि आप समस्या का चयन करते हैं और उस चयन करने के पीछे क्यों आपने चयन कर रखा है उसको परिभाषित करोगे और उसकी लिमिटेशन करोगे कि कितने स्तर तक आपने करना है। क्योंकि अगर आप बृहद स्तर पर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्रियात्मक अनुसंधान है, तो उसे पर्टिकुलर परिभाषित करेंगे कि आपने जो समस्या चयन की है उस क्यों चयन की है, उसका कारण क्या था, और पर्टिकुलर आप लिमिट सेट करेंगे कि आपने इस स्तर तक इसे जो है समस्या का समाधान करना है। उसके बाद समस्या के कारणों का विश्लेषण करोगे। तो विश्लेषण करोगे, विश्लेषण करने में आप देखोगे कि समस्या से संबंधित क्या क्या तथ्य हैं, क्या क्या उसमें जो है क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, तो उसका सबसे पहले आप विश्लेषण करोगे और उसके बाद करोगे उस समस्या से संबंधित परिकल्पनाओं का निर्माण करोगे। परिकल्पनाओं के निर्माण करने के बाद उस परिकल्पना का परीक्षण करोगे और उसका प्रारूप बनाओगे और उसकी कार्यविधि जो होती है उसको क्या करोगे, कार्यविधि को जो है देखोगे किस तरीके से हमने करना है, और परियोजना का निष्कर्ष, यानी कि आप जो विश्लेषण किया है, आपने परिकल्पना का परीक्षण किया, उसका प्रारूप बनाया, ठीक। अब जो है उसके बाद उससे क्रियान्वयन करके उसका निष्कर्ष आप निकालोगे कि जो आपने क्रियात्मक शोध किया हुआ है तो उसका निष्कर्ष क्या निकला हुआ है। तो ये इसके चरण होते हैं। तो सबसे पहले समस्या की पहचान करना, फिर समस्या को परिभाषित व सीमांकन करना, या फिर समस्या के कारणों का विश्लेषण करना, फिर क्रियात्मक परिकल्पनाओं का निर्माण करना, और फिर क्रियात्मक परिकल्पनाओं के परीक्षण का प्रारूप बनाना, और लास्ट में परियोजना का निष्कर्ष। तो ध्यान रखना, पहला स्टेप और अंतिम स्टेप, समस्या का पहचान करना पहला स्टेप है, ठीक है, बीच में परिकल्पना आ रही है और फिर लास्ट में निष्कर्ष निकल रही है। तो ध्यान रखना, इस तरीके से आप इसमें चक्रीय प्रक्रम बना सकते हैं। तो ये इसके क्या हैं, ये क्रियात्मक शोध की प्रक्रिया है, ठीक। तो इस प्रक्रिया को आपने स्टेप भी ध्यान रखना है कि समस्या चयन, सबसे पहले आपने समस्या का चयन किया, फिर समस्या चयन के कारणों को जाना, ठीक है, फिर क्रियात्मक परिकल्पनाएं की बनाई उसमें, फिर उसमें जो उसका प्रोसेसिंग की कार्यविधि की, ठीक, फिर उस कार्यविधि का आपने क्या किया, जो परीक्षण किया, और लास्ट में निष्कर्ष निकाला उससे संबंधित। तो ये होते हैं क्रियात्मक अनुसंधान के चरण। तो पिछले बार पूछा गया था कि क्रियात्मक अनुसंधान के चरण में पहला स्टेप क्या होता है, तो उसमें आपने लिखना था समस्या की पहचान करना। इसी प्रकार अगर आप जो है इसे
चक्रीय प्रक्रम के रूप में, साइकिल के रूप में दिखाना चाहें तो क्या कैसे दिखा सकते हैं कि जो एक्शन रिसर्च होता है, ठीक, प्लान किया जाता है, प्लान के बाद उसके लिए आपको पर्टिकुलर एक्शन क्या करना पड़ेगा, ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, फिर रिफ्लेक्ट यानी कि उसमें मूल्यांकन करना पड़ेगा, ठीक। अगर हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हो गया तो फिर आप दोबारा से इसकी ओर जाएंगे, फिर प्लान, फिर एक्शन, फिर ऑब्जर्वेशन, फिर रिफ्लेक्शन, फिर प्लान है। ये इस प्रकार की, इसीलिए उसमें व्यापकता आपकी समस्या के प्रति होती है। तो आप कितने गहन तरीके से जो आपने उसके सीमांकन किया हुआ कि किस स्तर तक जाना है, और उस स्तर तक जब तक आप पहुंचते नहीं हैं तब तक आप इस साइकिल का इस्तेमाल करते हैं। वही चीज़ें बस ये शॉर्ट के रूप में लिखी हुई। अब देखिए, तो अभी तक हमने क्रियात्मक अनुसंधान क्या होता है उसके बारे में पढ़ा था, उसकी परिभाषाएं पढ़ी, उसकी विशेषताएं पढ़ी, उसके उद्देश्य पढ़े, और उससे संबंधित जो है जो उसके क्या थे स्टेप थे उनको पढ़ा, और प्रकार क्रियात्मक अनुसंधान के प्रकार के रूप में पढ़ा उसे। अब बात करते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है, आपके परीक्षा उपयोगी हो सकता है कि क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ये इसका इंतज़ार आपको ज़्यादा रहता है कि आप कम समय में ज़्यादा पढ़ें, तो उसके लिए सबसे बेहतर होता है कि हम उससे संबंधित क्या लाएं, जो है प्रश्न लेके आएँ और उनका उत्तर देने की कोशिश करें, जिससे आपके दिमाग में एक फ्रेमवर्क बन जाए कि किस तरीके से इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना देरी किए। क्रियात्मक अनुसंधान है, क्या होता है क्रियात्मक अनुसंधान? बाह्य मूल्यांकन है, आंतरिक मूल्यांकन है, या फिर बाह्य और आंतरिक दोनों मूल्यांकन है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखो, क्रियात्मक अनुसंधान बाह्य रूप से मूल्यांकन भी होता है और आंतरिक मूल्यांकन भी होता है। तो इसमें क्योंकि लचीलापन है तो दोनों इसमें सही आंसर होगा। क्रियात्मक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य है, तो मुख्य उद्देश्य क्या होता है उसमें? सैद्धांतिक होगा, तथ्यात्मक होगा, व्यवहारिक हो गया, उपयुक्त सभी। तो देखिए, जो क्रियात्मक अनुसंधान सैद्धांतिक नहीं होता है, ध्यान रखना, सिर्फ सिद्धांत पर आधारित नहीं होता और तथ्य पर आधारित नहीं होता है, उससे आपको जो है कक्षा में लेके आना होता है। तो व्यवहारिक होता है, तो व्यवहारिक होता है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि क्रियात्मक अनुसंधान की प्रकृति व्यवहारिक होती है, जबकि मौलिक अनुसंधान की प्रकृति वो क्या होती है, वो व्यवहारिक ना होकर सैद्धांतिक होती है, ध्यान रखिएगा। तो क्रियात्मक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य व्यवहारिक है। क्रियात्मक अनुसंधान का सर्वप्रथम सूत्रपात किस देश में हुआ था? तो क्रियात्मक अनुसंधान का सर्वप्रथम सूत्रपात हुआ था अमेरिका में, और मैंने आपको बताया था इस शब्द का सबसे पहले जो इस्तेमाल किया था स्टीफन एम कोरी ने किया था। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, आप ज़्यादा कन्फ्यूजन मत करिएगा। क्रियात्मक अनुसंधान क्या है, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं कि समस्या हमारी और सॉल्यूशन भी किसका होगा, और सॉल्यूशन यानी कि हल, सॉल्यूशन भी हमारा होगा। तो अगर ये आपके दिमाग में, तो आप क्रियात्मक अनुसंधान को समझ पाओगे। क्या है? समस्या हमारी और हल भी हमारा, यानी हमारी समस्या है तो हल भी कौन करेगा, हम करेंगे। कैसे करेंगे, उसका नियम भी कौन बनाएगा, हम बनाएंगे। उसके उद्देश्य भी कौन बनाएगा, हम बनाएंगे। उसका सीमांकन भी कौन करेगा, हम करेंगे। तो क्रियात्मक अनुसंधान इसीलिए कह रहा हूँ कि स्थानीय समस्याओं को हल करने के लिए किया जाता है। किसी भी प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है इसके लिए, कोई भी नियम बाहर से बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो आप ये ध्यान रखना कि समस्या हमारी और हल भी हमारा, यानी कि प्रॉब्लम हमारी तो सॉल्यूशन भी हमारी। ठीक है, तो एक जो है एक थॉट भी चलता है, लोग कहते हैं कि माई लाइफ माई रूल, वो भी एक प्रकार का क्या है, क्रियात्मक अनुसंधान है। यानी कि जो है जिंदगी हमारी है और नियम भी हमारे होंगे, यानी कि समस्या हमारी है, नियम भी हमारे होंगे। तो क्रियात्मक अनुसंधान को समझने का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। इसी प्रकार क्रियात्मक अनुसंधान सीमित होता है। कहाँ तक सीमित होता है? विद्यार्थियों तक होता है, मोहल्ले तक होता है, समाज तक होता है, विद्यालय तक होता है। तो देखिए, हम विद्यालय में एक शिक्षक कहाँ रहेगा, विद्यालय में रहेगा। विद्यालय समाज का लघु रूप होता है, मोहल्ले का भी लघु रूप होता है। ठीक है, और विद्यालय और विद्यार्थियों तो वहाँ रहते ही हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, विद्यालय। तो क्रियात्मक अनुसंधान की जो लिमिटेशन है वो विद्यालय के अंतर्गत ही होती है। तो आप विद्यालय से बाहर नहीं जाएंगे इसके लिए। इसी प्रकार हिंदी शिक्षण में क्रियात्मक अनुसंधान की समस्या है, किससे संबंधित हो सकती है? शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लिखना, वाक्य संरचना, उपयुक्त सभी। तो देखो, हिंदी विषय में ये भी समस्या हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। तो तीनों पर आप क्रियात्मक अनुसंधान कर सकते हैं। तो उपयुक्त सभी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक अनुसंधान का संपादन करता है, कौन करता है? शोधकर्ता जो रिसर्चर होगा वो करेगा, हिंदी शिक्षक करेगा,
ए और बी दोनों करेंगे, ठीक है। कर सकते हैं, विद्यालय के अंदर है, शिक्षक करते हैं, टीचर करते हैं, ऑब्जर्वर करते हैं, और वहाँ के जितने भी क्या होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, काम करने वाले लोग होते हैं, वो करते हैं, ठीक है। जो वहाँ के अन्य होते हैं, अदर्स होते हैं, ठीक है, वो सभी जो है क्रियात्मक अनुसंधान करते हैं। तो शोधकर्ता भी हो सकते हैं, हिंदी शिक्षक भी हो सकते हैं, यानी कि ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक अनुसंधान को शिक्षा जगत में स्थायी रूप से किसने प्रतिष्ठित किया? तो किसने शिक्षा के रूप में, मैंने कहा था सर्वप्रथम प्रयोग जो है स्टीफन एम कोरे ने किया था। तो सही आंसर क्या होगा? स्टीफन एम कोरे इसका सही आंसर होगा, स्टीफन एम कोरे। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक अनुसंधान के प्रवर्तक कौन है? तो हम इस पर बात कर चुके हैं, स्टीफन एम कोरे। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक अनुसंधान के निष्कर्षों का रूप होता है, कैसा होता है? सामान्यीकरण होता है, सिद्धांत का प्रतिपादन इसमें किया जाता है, व्यवहारिक रूप होता है, उपयुक्त सभी होता है। तो मैंने आपको कहा सामान्यीकरण नहीं हुआ, जनरलाइज नहीं कर सकते। यहाँ की समस्या है तो यही उसे हल करेंगे, जरूरी नहीं आप जो है किसी दूसरे क्षेत्र में करें, ठीक है। सिद्धांतिक तो होता ही नहीं, वो मौलिक अनुसंधान में होता है, तो व्यवहारिक रूप होता है क्रियात्मक अनुसंधान में। इसी प्रकार क्रियात्मक शोध की रूपरेखा होती है, कैसी होगी? लचीली होगी, नमनीय होगी, कठोर होगी, सरल होगी। तो क्या है? फ्लेक्सिबल होती है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, यानी कि समस्या हमारी, समाधान भी हमारा, नियम भी हम ही बनाएंगे, जो है इसमें लचीलापन होता है। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक अनुसंधान हेतु कितने सोपान होते हैं? तो क्रियात्मक अनुसंधान हेतु सोपान होते हैं। अब देखो इस पर जो है अलग अलग जो है इसमें मत हो सकते हैं, जैसे कहीं 6 भी बोला जाता है और कहीं 7 भी बोला जाता है, ठीक है। कहीं 6 भी बोला जाता है, कहीं 7 भी बोला जाता है। तो जनरली वैसे 6 होते हैं, इसने यहाँ पर 7 दिखाया गया है। जनरली 6 स्टेप होते हैं इसमें, कि जिसमें समस्या का चयन होता है, समस्या चयन के कारण देखे जाते हैं, क्रियात्मक परिकल्पनाएं की जाती हैं, प्रोसेसिंग यानी वर्किंग कार्यविधि होती है, फिर प्रदत्त विश्लेषण होता है और निष्कर्ष होता है। तो लगभग 6 इसमें होते हैं, और कहीं कहीं 7 भी दिया जाता है। तो इसका अगर आपको कहीं पर सही आंसर मिलता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। जैसे ज़्यादातर जो मैंने पढ़ा है या हमने इसके स्टेप पढ़े हैं, 6 ही स्टेप पढ़े हैं, और कोई कहीं कहीं 7 भी हैं। तो अगर आपको कहीं ऑथेंटिक बुक मिलती है या फिर कहीं ऑथेंटिक स्रोत मिलता है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिएगा। तो अभी हमारे अकॉर्डिंग 6 ही होते हैं, ठीक है। जहाँ से मैंने जो है ये इसके नोट्स बनाए हैं या फिर जहाँ से मैंने पढ़ा हुआ है, तो वहाँ पर 6 लिखे हुए थे। और जहाँ पर ये क्वेश्चन आया हुआ था, ये रीट परीक्षा में आया था, रीट राजस्थान में जो परीक्षा हुई थी उसमें जो है प्रश्न पूछा गया था, और वहाँ पर 7 इसका सही आंसर दिया गया था। लेकिन जिस बुक से मैं पढ़ रहा हूँ वहाँ पर 6 दिया गया है। बाकी आप पर जो है ये प्रश्न मैं आपके लिए सौंपता हूँ, अगर आपको कहीं मिलता है इस प्रश्न को आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग शिक्षा में करने का श्रेय किसे जाता है? तो किसे जाता है? अभी हम इस पर जो है पहले बात कर चुके हैं, स्टीफन एम कोरे को जाता है। इसी प्रकार क्रियात्मक अनुसंधान किससे संबंधित है? तो ये रिपीट हुआ है प्रश्न, तो किससे संबंधित है? शिक्षक, विद्यार्थी, विद्यालय, तो सभी से, क्योंकि विद्यालय के अंतर्गत जो भी आते हैं सभी से संबंधित होगा। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक अनुसंधान का मूल्य उद्देश्य क्या है? तो क्या है? समस्याओं का समाधान ढूंढना है, नवीन शोध करना है, उपाधि प्राप्त करना है, पुरस्कार प्राप्त करना है। तो ये दो तो बिल्कुल नहीं होगे, नवीन शोध भी नहीं करते हैं, वो मौलिक शोध में करते हैं, ठीक है। तो समस्याओं का समाधान ढूंढना है क्रियात्मक अनुसंधान का मूल उद्देश्य। इसी में जो है प्रथम चरण इसी का वही है, समस्या का चयन करना। तो समस्या का समाधान ढूंढना क्रियात्मक अनुसंधान का क्या है? मूल उद्देश्य। इसी प्रकार क्रियात्मक शोध में उपकरण प्रयुक्त होता है। जो क्रियात्मक शोध होता है उसमें कौन सा उपकरण प्रयुक्त होता है? अवलोकन होता है, प्रश्नावली होता है, साक्षात्कार होता है, उपयुक्त 3 होता है। देखो फ्लेक्सिबिलिटी है तो तीनों को आप ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एंडरसन के अनुसार क्रियात्मक अनुसंधान के पद कितने हैं? तो एंडरसन के अनुसार क्रियात्मक अनुसंधान के 7 पद दिए गए हैं, ठीक है। एंडरसन के अनुसार है 7, तो इसीलिए वहाँ पर पिछले क्वेश्चन में 7 उसका आंसर भी दिया है। देखिए एंडरसन के अनुसार 7 है, कोई दूसरा है उसके अनुसार 6 भी हैं, ठीक है, किसी ने 6 भी दे रखे हैं। तो पर्टिकुलर मेरे ख्याल से अगर एग्जाम में प्रश्न पूछेगा तो ऐसा पूछेगा कि इसके अनुसार क्रियात्मक शोध के कितने स्टेप होते हैं। तो अगर ऐसा आएगा कि एंडरसन के अनुसार कितने हैं तो 7 पर आप टिक करिएगा, ठीक। और किसी के अनुसार 6 भी हो सकते हैं, तो उस पर हम अगर ऐसे वो होते हैं तो आप डिटेल पर इसका अध्ययन करेंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षा जगत में कब आया था? तो क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षा जगत में जो है सर्वप्रथम अमेरिका में आया था। आपको पता है स्टीफन एम कोरे को इसका प्रवर्तक भी माना जाता है। तो 1953 में
सर्वप्रथम इसे प्रतिष्ठित किया गया था शिक्षा जगत में। इसी प्रकार क्रियात्मक अनुसंधान के लिए क्या आवश्यक है, उसमें शिक्षक जो है फेमस शिक्षक उसमें होना चाहिए, पर्याप्त शिक्षक होने चाहिए, परिकल्पना का निर्माण करना चाहिए, कक्षा कक्ष जो उसमें होना चाहिए। तो देखो शिक्षकें होते हैं, ठीक है, कक्षा कक्ष भी होना चाहिए क्योंकि विद्यालय के अंदर है, लेकिन जो मुख्य सबसे मेन है परिकल्पना निर्माण। अगर आप परिकल्पना हाइपोथेसिस का निर्माण नहीं करेंगे तो इसमें समस्या हो जाएगी क्रियात्मक अनुसंधान करने में। तो क्रियात्मक अनुसंधान के लिए सर्वप्रथम आवश्यक है परिकल्पना का निर्माण। इसी प्रकार क्रियात्मक अनुसंधान का द्वितीय सोपान है। देखो पहला क्या होगा, समस्या का चयन करना, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा समस्या चयन का कारण, हमने बोला था समस्या चयन का कारण जो है जानना, जो दूसरा चरण होता है। तो उसके अनुसार क्या है, क्रियात्मक अनुसंधान का द्वितीय सोपान होगा कार्य के लिए प्रस्तावों पर विचार विमर्श करना कि जो समस्या चयन है इसका कारण क्या है, ठीक है, क्यों हमने इस समस्या को लिया गया है, इसमें जो है इसका पर्टिकुलर इसको परिभाषित कैसे करना है और इसकी सीमांकन कैसे करना है। तो ये आता है कार्य के लिए प्रस्तावों पर विचार विमर्श करना। उपकल्पना निर्माण इसके बाद की अवस्था आती। तो दूसरा स्टेप इसमें है कार्य के लिए प्रस्तावों पर विचार विमर्श करना। अगला प्रश्न है क्रियात्मक अनुसंधान को हल किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है, जो है पर्यावरण प्रदूषण की समस्या उसके अंतर्गत ले सकते हैं हम, समाज की बुराइयां ले सकते हैं, या बालक में झगड़े की समस्या ले सकते हैं, ठीक है। तो देखिए बृहद स्तर पर अब पर्यावरण प्रदूषण की समस्या तो ले सकते हैं लेकिन स्थानीय स्तर पर लेंगे, ठीक है। समाज की बुराइयाँ, अब बुराइयाँ पूरे समाज की नहीं लेते हैं, स्कूल की लेते हैं। बालक में झगड़े की समस्या, तो ये ले सकते हैं। तो तीनों चीज़ें ले सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या ले सकते हैं, पूरी तीनों चीज़ें ले सकते हैं। और लेकिन ध्यान रखना ये सब अगर आप देखो इसमें क्या है, इसमें ये कह रहा है कि कौन सी हल की जा सकती है। तो पर्यावरण प्रदूषण एक वैश्विक समस्या भी है, ध्यान रखिएगा। अगर वैश्विक स्तर पर बात कर रहा है प्रदूषण की तो तब उसमें नहीं ले सकते हैं। अगर विद्यालय स्तर पर हम ले रहे हैं, स्कूल स्तर पर ले रहे हैं, तब ये हो सकता है। समाज की बुराइयाँ, और समाज अगर स्कूल के अंतर्गत हैं वो बुराइयाँ तो ले सकते हैं। बालक झगड़ रहे हैं स्कूल में, अगर झगड़ रहे हैं तो ले सकते हैं। अगर यही चीज़ अगर हम व्यापक स्तर पर देख रहे हैं तो तब वो क्रियात्मक अनुसंधान के अंतर्गत नहीं आएगी, तब वो किसके अंतर्गत आ जाएगी, मौलिक अनुसंधान के अंतर्गत। वैसे प्रश्न थोड़ा इसकी भाषा में थोड़ा डाउट है क्योंकि ये इसमें दिया गया है, उपरोक्त सभी आंसर दिया गया था, ठीक। तो लेकिन इस पर जो है अब कह सकते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण एक वैश्विक समस्या है। समाज की बुराइयाँ, समाज में जो बुराइयाँ फैली होती है वो भी वैश्विक होती हैं। बालक में झगड़े की समस्या सिर्फ भारत में नहीं है, सब जगह होती है। तो ये सभी समस्याओं का हल किया जा सकता है बशर्ते ये स्कूल के अंदर, विद्यालय के अंतर्गत हों, तो तभी हम क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा इन समस्याओं को हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है क्रियात्मक अनुसंधान द्वारा निम्न में से कौन सा कार्य नहीं किया जाता है। तो कौन सा कार्य इनमें नहीं किया जाता है, समस्याओं का व्यवहारिक अध्ययन बिल्कुल किया जाता है। समस्याओं का व्यवहारिक समाधान निकालना, देखो व्यवहारिकता तो इसका नेचर है ही, तो ये तो होगा ही होगा। कार्यप्रणाली में सुधार लाना, बिल्कुल एफिशिएंसी लानी चाहिए कार्यप्रणाली में, ठीक। और ज्ञान के क्षेत्र में नवीन योगदान देना, तो नवीन चीज़ कुछ नहीं करनी है। अब नवीन में मौलिकता आ गई है तो मौलिक अनुसंधान में आ जाएगा। तो इसके अंतर्गत क्या नहीं किया जा सकता है, तो ज्ञान के क्षेत्र में नवीन योगदान नहीं देना है क्रियात्मक अनुसंधान। अगला प्रश्न है क्रियात्मक अनुसंधान का अंतिम सोपान है समस्याओं का चयन, बिल्कुल नहीं, ये तो पहला है। तथ्यों का संग्रहण, ये अंतिम तो हो नहीं सकता है। दूसरों को परिणामों की सूचना देना, हो सकता है। योजना का क्रियान्वयन, तो क्रियान्वयन बीच की चीज़ है। तथ्यों का संग्रह भी बीच में ही होता है। समस्या का चयन सर्वप्रथम होता है। तो दूसरों को परिणामों की सूचना देना, ये है उसका अंतिम सोपान, या फिर जिसे हम निष्कर्ष भी कह सकते हैं। अगला प्रश्न है क्रियात्मक अनुसंधान का अंतिम चरण है। इस पर देखो इनमें से कौन सा है, पहचानना है, समस्या को पहचानना है, परिभाषित करना है, परिकल्पना बनानी है, निष्कर्ष निकालना है। तो निष्कर्ष इसका अंतिम चरण होगा। इसी प्रकार सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है विद्यालय में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है, शिक्षण विधियों व प्रविधियों में सुधार करने के लिए, विद्यार्थियों में अध्ययन के प्रति रुचि विकसित करने के लिए, विद्यालय में अनुशासन से संबंधित समस्याओं का सुधार करने के लिए। तो क्रियात्मक अनुसंधान, ये देखो ये भी स्कूल के अंतर्गत है, ये भी स्कूल के अंतर्गत है, ये भी स्कूल के अंतर्गत है। तो सभी चीज़ें स्कूल के अंतर्गत आ रही है तो प्रयोग कर सकते हैं आप। तो उपयुक्त तो सभी इसका सही आंसर होगा। और आज का अंतिम प्रश्न है कि अंतिम प्रश्न क्या कह रहा है, क्रियात्मक अनुसंधान के विषय में कौन सा गलत कथन है,
तो इनमें से कौन सा गलत कथन है क्रियात्मक अनुसंधान के विषय में? तो क्या क्या है इसमें? इसके परिणामों का प्रयोग शोधकर्ता ही करता है, इसके परिणामों का सामान्यीकरण किया जा सकता है, कार्य करने वाला ही शोधकर्ता होता है, यह दैनिक समस्याओं के समाधान में सहायक है। तो देखो, इसके परिणामों का प्रयोग शोधकर्ता ही करता है, बिल्कुल जो टीचर है वही करेगा, ठीक है। इसके परिणामों का सामान्यीकरण किया जा सकता है, बिल्कुल नहीं, जनरलाइजेशन या फिर हम इसे कह सकते हैं ग्लोबलाइजेशन नहीं किया जा सकता है, तो ये सही गलत आंसर है। कार्य करने वाला ही शोधकर्ता होता है, बिल्कुल। यह दैनिक समस्याओं के समाधान में सहायक है, बिल्कुल सहायक है। तो इसका गलत कथन होगा कि इस जो क्रियात्मक अनुसंधान है इसके परिणामों का हम हर जगह जो है इसे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये पर्टिकुलर किसी कक्षा की समस्या हो सकती है, स्कूल की समस्या हो सकती है, टीचर से संबंधित समस्या हो सकती है, या फिर उस जो पर्टिकुलर विद्यालय के कर्मचारियों से संबंधित जो है समस्या हो सकती है। तो इसका सामान्यीकरण हम नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से आज हमने क्रियात्मक अनुसंधान विषय पर जो है महत्वपूर्ण जो है सेशन किया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये जो है पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो आप इसे अपने दोस्तों के बीच जो है शेयर कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सब्सक्राइब करते हैं तो उससे हमारा हौसला ही बढ़ता है और नई वीडियो लाने के लिए हम ज़्यादा प्रेरित होते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।